ओके, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिख दिया है। अब इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा, ये क्वेश्चन चूंकि बड़ा है इसलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ इसके फिगर भी ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन कह रहा, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। मतलब कोई बर्तन जो है वो उल्टा शंकु बना हुआ है, इस आकार का है, बना दिया। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। मतलब हमको दिया हुआ इंफॉर्मेशन हम लिख दें इसका, अगर तो दिया है शंकु की ऊंचाई, शंकु की h बराबर हमको दी हुई है 8 सेंटीमीटर और इसका r दिया हुआ है ऊपरी सिरे का, ये खुला हुआ पोर्शन है जो कि उसकी त्रिज्या दी हुई है आपको 5 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, मतलब ये पूरा पानी है, इसमें भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है, मतलब इसमें पानी से ये भरा हुआ और इसमें कुछ गोलियां डाली गई, तो गोली जो है वो गोलाकार ही होता है। कुछ गोलियां डाली गई, उसकी संख्या नहीं बताई गई है, लेकिन इस प्रत्येक गोले की त्रिज्या आपको दी हुई है, तो ये भी हम लिख देते हैं गोली की त्रिज्या। गोली की त्रिज्या मतलब r डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने r ऑलरेडी दिखा दिया, तो इसको r1 कह दो या r डैश कह दो। ये हमारा 0.5 सेंटीमीटर है। ये r जो है, इसमें जो भी गोलियां डाली गई हैं ना शीशे की, उसकी त्रिज्या है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रत्येक गोली की त्रिज्या, मतलब सभी गोली की त्रिज्या बराबर बराबर है, मतलब गोलियों का आकार बराबर है। तो यहाँ पे वही चीज मैंने लिख दिया, प्रत्येक गोली की त्रिज्या। अब आगे देखेंगे, उसमें डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। मतलब इसमें पूरा पानी भरा हुआ था, इसमें जब शीशे की गोलियां डाली गई तो इसमें से कुछ पानी बाहर आ गया और यह पानी जो है वो 1/4 है। ये तो सिंपल सा इवेंट है कि हम जब भी कोई बर्तन में अगर कुछ पानी भरा हुआ है, उसमें हम कोई दूसरा आकृति वाला ठोस पदार्थ रखेंगे तो वो पदार्थ का साइज जितना होगा उतना ही पानी बाहर भी निकल जाएगा। तो वही बोल रहा है कि शीशे की गोलियां डाली गई तो इसमें से 1/4 पार्ट जो है, इसमें कुल पानी का इतना भाग बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो हमको बोल रहा बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम इसकी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब हमको फाइनल आंसर इसका बताना है, गोलियों की संख्या का। गोलियों की संख्या जो है वो कितनी होंगी, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि इसको डालने के बाद पानी कितना बाहर निकला। तो हमको पहले ये जान लेना चाहिए कि इसमें कुल पानी है कितना। कुल पानी जब पता चल जाएगा तब हम उसका 1/4 भाग पानी कितना आएगा वो कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, और ये पानी की मात्रा जितनी होगी उतना आयतन बराबर होगा इन पूरे गोली का आयतन। ठीक है, उसके बाद का कैलकुलेशन जो है उसकी संख्या बताएगा। तो सबसे पहला काम हमारा इस क्वेश्चन में होगा कि हम लोग इसमें पानी कितना भरा हुआ है वो जानेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं शंकु में पानी का आयतन। शंकु में पानी का आयतन, तो पानी का आयतन हम निकाल रहे हैं, लेकिन वो पानी तो शंक्वाकार भाग में है, तो इसलिए हम लोग फॉर्मूला शंकु का यूज करेंगे जो कि होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है। इसमें अगर मान रखें हम तो क्या हो जाएगा, 1/3 पाई की जगह रख देंगे 22/7 गुने r की जगह रख देंगे 5 गुने 5 और ऊंचाई की जगह हम लोग रख देंगे 8। इसका कैलकुलेशन अगर आप करते हैं तो आपको आ जाएगा, नीचे से ऊपर वाला कोई नहीं कटने वाला है, तो ये गुना कर दीजिए, 5 पंचे 25, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, और 200 को इतना से 22 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4400, और नीचे में हो जाएगा 21 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यह आयतन निकाली गई थी। शंकु में पानी का आयतन मतलब कुल पानी जो है उस शंकु में कितना भरा हुआ है, तो इतना भरा हुआ है। अब इसमें कुछ गोलियां डाली गई और पानी बाहर निकला, तो जितना गोली डाला जाएगा उतना ही पानी निकलेगा, मतलब पूरे गोली का आयतन जितना होगा उतना ही बाहर निकले पानी का आयतन होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसलिए कुल गोली का आयतन, कुल गोलियों का आयतन बराबर होगा
बाहर निकले पानी का आयतन, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बाहर निकले पानी का आयतन, पानी का आयतन, यहां पे इसको देखेंगे और ये कितना पानी बाहर निकल रहा है। यहां पे मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया क्योंकि सिंपल सा कंसेप्ट है, गोली जितना डाला जाएगा उतना ही पानी निकलेगा, तो इसलिए मैंने लिखा कुल गोली का आयतन, मतलब कुल गोली ने कितना जगह लिया बराबर होगा बाहर निकले पानी का आयतन। और पानी कितना बाहर निकल रहा है, तो इसमें कुल पानी जितना था उसका 4th भाग बाहर निकल रहा है, मतलब 4400 और नीचे में 21 है, तो इसका 1/4 पार्ट बाहर निकल रहा है। तो हम लोग ऐसे इसको लिखते हैं। किसी का भी अगर 1/4 भाग हम निकालना चाहते हैं तो उसको 1/4 से गुना कर दिया जाता है। इसको कैलकुलेट करके इसका आंसर निकालिए कितना आता है। 4 से देखिए ये कट रहा है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 00, और ये नीचे से हम नहीं काटेंगे, इसको लिख देंगे 1100/21, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। मतलब ये जो रिजल्ट आया है ना, वो पानी कितना बाहर निकला है वो आया है, लेकिन वो पानी कितना बाहर निकला है जितना उसमें डाली गई गोलियों का आयतन होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था कुल गोलियों का आयतन बराबर बाहर निकले पानी का आयतन। मतलब ये रिजल्ट जो आया है वो हमको कुल गोली का आयतन आया है, कुल गोली का आयतन का मान आया है। इस क्वेश्चन में हमको निकालना है गोलियों की संख्या। मेरा की पॉइंट यहाँ है जो निकालना है, गोलियों की संख्या। तो एक चीज हमेशा याद रखना, ये कंसेप्ट बता रहा हूं कि कभी भी किसी आकृति का जो कि 3 डायमेंशनल आकृति है उसका अगर आपको संख्या ज्ञात करना हो तो वो आयतन से संबंधित होता है। आपको संख्या ज्ञात करना है, इसका मतलब वो जो भी आकृति है वहां पे 1 से अधिक होगा, 2 होगा, 10 होगा, 20 होगा, 50 होगा, 60 होगा, 70, 100, 200 होगा, तभी तो उसकी संख्या ज्ञात करनी है। तो कभी भी जब संख्या ज्ञात करनी हो तो उसमें कुल जितना है उसका आयतन डिवाइड कर देना है 1 के आयतन से, कुल आयतन में डिवाइड कर देना है 1 के आयतन से। तो यहां जो क्वेश्चन है कुल गोली का आयतन, तो इसमें डिवाइड कर देंगे 1 गोली के आयतन से। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे अब गोली का आयतन निकालेंगे, 1 गोली का आयतन, और उसके बाद इसमें हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमको गोलियों की संख्या पता चल जाएगी। यहाँ पे जगह थोड़ा कम है, इसको मैं इरेज करने वाला हूँ, आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इरेज करके अब मैं प्रत्येक गोली का आयतन निकालने वाला हूँ। इसको मैं मिटा देता हूँ, हमको सिर्फ इस रिजल्ट से काम है इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब देखेंगे जो हमने कंसेप्ट बताया कि कुल आयतन में 1 गोली के आयतन से डिवाइड करने पर हमको मान आ जाएगा उसकी संख्या का। तो यहाँ पे हम निकालेंगे अब प्रत्येक गोली का आयतन, प्रत्येक गोली का आयतन। और ये गोली कैसा है, गोलाकार फॉर्म में है, तो गोला का आयतन का फॉर्मूला यूज हो जाएगा 4/3 πr³। यहाँ पे r को मैंने r1 से रिप्रेजेंट किया था और जिसका मान आपको दिया हुआ था 0.5 सेंटीमीटर। तो इसलिए अब इसमें मान रखते हैं 4/3 इंटू पाई की जगह 22/7 रख देंगे, और इंटू r का मान जो है 0.5, चूंकि क्यूब है तो इसलिए 3 बार रखाएगा, 0.5 इंटू 0.5। ये कंफ्यूज मत हो जाना, ये अलग चीज है, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, पॉइंट को उड़ा सकते हैं यहाँ पे क्योंकि आसानी से कट जाता है तो इसलिए हम लोग उड़ा देते हैं। 10 नीचे में आ जाएगा। ये हमारा कैलकुलेशन अगर करो 5 से 5 दूना 10, 5 से 5 दूना 10, 5 से 5 दूना 10। अब 2 से देखो, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, फिर इस 2 से ये कट जाएगा, फिर इस 2 से इसको 11 बार में काट दो। मतलब आपके पास यहाँ पे क्या बचा, ऊपर में सिर्फ 11 बचा है और नीचे में 7 या 21 बचा है। ये सेंटीमीटर क्यूब में इसका रिजल्ट रह जाएगा। ये हमको प्रत्येक गोली का आयतन पता चला। मतलब इसमें जितनी भी गोली डाली गई है उसमें से हर एक गोली का आयतन कितना है, 11/21 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हमको इसकी संख्या अगर जाननी है तो मैंने क्या बताया कि कुल आयतन में 1 के आयतन से डिवाइड कर देंगे, तो लिखेंगे इसलिए गोलियों की संख्या बराबर कुल आयतन में। यहां पे आप इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं पहले कि कुल आयतन बट्टा 1 गोली का आयतन, लेकिन हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो कुल गोली का आयतन हमको आया हुआ है 1100/21,
और बट्टे में जो है एक गोली का आयतन आया हुआ है 11/21। ये 4 बट्टे वाला आ गया कैलकुलेशन। तो हम लोग इसको जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे कि कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। ऊपर वाले 2 नंबर को हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं 1100/21, और नीचे वाला जो 2 नंबर होता है इसको पलट करके हम लोग यहाँ पे गुना में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 21/11। इसको कैलकुलेट करिए तो 21 से 21 कट जाएगा, 11 से 11, एका ही 11, और यहाँ 2 0 इसका बच जाएगा। तो ये हमारा बच जाएगा 100। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो इसमें गोलियां डाली गई थी पानी में, जिसकी वजह से पानी बाहर निकला था, वो गोलियों की संख्या जो है वो 100 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम एक नया कंसेप्ट सीखे हैं कि अगर हमको किसी भी 3 डायमेंशनल फिगर की संख्या जाननी है तो हम लोग कुल आयतन में एक गोली के आयतन से, या कोई घनाभाकार डब्बा होता तो एक घनाभ के आयतन से, जिस फिगर की बात होगी उसमें हम एक के आयतन से जब डिवाइड कर देते हैं तो हमको उसकी संख्या पता चल जाती है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। मजा आ रहा है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स के सारे सिलेबस को कवर करने वाला हूँ। ओके, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 लिख दिया है। अब देखेंगे इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन कह रहा कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, से लोहे का एक स्तंभ बना है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा कि एक लोहे का स्तंभ बना हुआ है जिसमें एक बेलन के ऊपर दूसरा बेलन बना हुआ है। क्वेश्चन में जो पहला बेलन है उसकी ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है और नीचे का आधार व्यास का जो मान दिया हुआ है, जिससे हम लोग त्रिज्या निकालेंगे, वो हमको 24 सेंटीमीटर है। तो हम लोग फिगर बनाते हैं इसका, अगर नीचे थोड़ा बनाते हैं क्योंकि इसका फिर ऊपर में भी हमको बनाना है। इसकी ऊंचाई जो है, ये बड़ा वाला बेलन हम लोग बना रहे हैं, ये आधार व्यास, चूंकि नीचे का पोर्शन जो है वो वृत्ताकार होता है तो उसका व्यास हमको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लोग इसको दिखा देते हैं, ये जो लाइन होता है इसी को हम लोग व्यास कहते हैं। ये हमको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और इस बेलन की जो ऊंचाई दी हुई है, कुल ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक का, वो 220 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको हम लोग यूज करेंगे 220 सेंटीमीटर। अब आगे क्वेश्चन कह रहा कि अन्य बेलन आरोपित है, मतलब इसी के ऊपर एक और बेलन बना हुआ है जिसका मेजरमेंट जो है हमको यहाँ दिया हुआ है, ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। तो इसका व्यास जो है वो 24 सेंटीमीटर, इसका मतलब इसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, हाफ। और उस बेलन का जो इसके ऊपर बना हुआ है उसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, मतलब उसका मेजरमेंट जो है थोड़ा सा कम होगा इस बेलनाकार भाग के कंपेयर में। तो इसलिए हम लोग इस तरह का फिगर इसके ऊपर में बना देते हैं कि इसके ऊपर में भी एक बेलन हमने बना दिया, और इसका जो मेजरमेंट दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई हमको दी हुई है 60 सेंटीमीटर, h का मान जो है 60 सेंटीमीटर है, और इसकी त्रिज्या यहाँ पे जो पोर्शन है इसकी r का मान जो है ये आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन में है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर, मतलब ये इसका जो है ना व्यास दिया हुआ है, जबकि छोटे वाले का सिर्फ त्रिज्या दिया हुआ है, ध्यान रखना। उसके बाद उसके ऊपर जो है ये 60 सेंटीमीटर वाला पतला सा जो है बेलन और बना हुआ है, उसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, और ये पूरा स्तंभ बन गया, मतलब ये बेलनाकार भाग और फिर उसके ऊपर एक बेलना, तो ये लोहे का स्तंभ बना हुआ है, लोहे का एक तरह से पिलर बना हुआ है। ठीक है, तो हमको क्या पूछ रहा कि इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, मतलब इसमें जो कुल लोहा कितना लगा हुआ है उसका वजन बताना है। द्रव्यमान का मतलब उसका वेट बताना है, और वो द्रव्यमान जो है किससे संबंधित है, तो हमको ये एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। इसमें हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, वक्र पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय या आयतन। कहीं पे भी ना आयतन वर्ड का यूज है, ना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। फिर हम लोग कैसे जानेंगे कि इसमें हम लोग क्या निकालने वाले हैं इस पूरे स्तंभ का, तो इसमें हम लोग आयतन का ही मान निकालेंगे। हम कैसे जान रहे हैं, क्योंकि जो लोहे का द्रव्यमान हमको निकालना है
उसका जो संबंध दिया हुआ है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब से दिया हुआ है। मतलब यूनिट जो है वो क्यूब के फॉर्म में होता है, तो हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि वो आयतन का मान होता है। जब सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है तो वो क्षेत्रफल होता है, चाहे वो वक्र पृष्ठीय हो चाहे संपूर्ण पृष्ठीय हो। लेकिन क्यूब में अगर हमको मान दिया हुआ है, यूनिट दिया हुआ है, तो वो हमारा आयतन होता है। इसका मतलब ये आयतन से इसको रिलेटेड किया गया है, आयतन से इसका संबंध बताया गया है। बोल रहा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन जो होगा वो 8 ग्राम लोहा होगा, मतलब उसका द्रव्यमान जो है 8 ग्राम होगा। तो हमको पूछा जा रहा है कि कुल कितना द्रव्यमान होगा इस पूरे स्तंभ का। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे स्तंभ का आयतन निकालेंगे तो हमको पूरा सेंटीमीटर क्यूब में रिजल्ट आ जाएगा। और उसके बाद हमको 1 का 8 ग्राम दिया हुआ है, तो 10 का आएगा तो गुना कर देंगे 80 ग्राम हो जाएगा। मतलब जितना हमको सेंटीमीटर क्यूब कुल मान आ जाएगा उतना से हम गुना कर देंगे तो हमको कुल द्रव्यमान पता चल जाएगा। 8 को गुना करना है कुल मान से, कुल आयतन से। तो हम लोग यहाँ पे आयतन निकालने वाले हैं। आयतन निकालने के लिए हम देख रहे हैं कि ऊपर में एक बेलनाकार डिजाइन है और नीचे में एक बेलनाकार डिजाइन है, मतलब दोनों के आयतन को जोड़ेंगे और दोनों में जो त्रिज्या है और ऊंचाई है वो अलग अलग है। तो हम लोग इसलिए इसको पहले यहाँ पे दिखा देते हैं, उसके बाद लिखेंगे स्तंभ का आयतन बराबर बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, दोनों के मान को जोड़ दिया जाएगा। दिया हुआ में क्या क्या लिखाएगा, इसमें 2 तरह का बेलन ही है, अलग अलग फिगर नहीं है। तो हम लोग बस बड़े और छोटे बेलन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बड़े बेलन की जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो आप लिख दीजिए। बड़े बेलन की h का मान दिया हुआ है। सबसे पहले ये देखो, ये बड़े बेलन का h है तो हम लोग इसको बड़े h से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हम लोग छोटे बेलन की भी ऊंचाई को दिखाने वाले हैं। तो इसलिए h का मान जो है वो 220 सेंटीमीटर। और इसका जो व्यास दिया हुआ है ये आप देखो आगे 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग व्यास से क्या करेंगे, r का मान निकाल लेंगे। और ये बड़ा बेलन है तो इसलिए इसके r को हम लोग बड़े r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 24/2 हो जाएगा, कट के हमारे पास 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब छोटे बेलन का क्या हो जाएगा देख लीजिए, आगे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। छोटे बेलन की h बराबर क्या है, इसको हम लोग स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऊंचाई जो है 60 सेंटीमीटर है छोटे बेलन की, तो 60 सेंटीमीटर। और छोटे बेलन का r दिया हुआ है डायरेक्ट। इसमें व्यास दिया हुआ था 24 सेंटीमीटर, लेकिन इसमें जो है डायरेक्ट लिखा हुआ है त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। तो इसलिए हम लोग सीधे r बराबर लिख रहे हैं 8 सेंटीमीटर। हो गया। अब ये हम लोगों को फाइनल हो चुका है कि इस पूरे स्तंभ का हम लोगों को आयतन निकालना है, क्योंकि हमको द्रव्यमान निकालने के लिए सेंटीमीटर क्यूब से रिलेशन दिया हुआ है। तो सेंटीमीटर क्यूब जो है कुल आयतन का मान निकालेंगे तभी वो यूनिट आएगा। तो इसलिए अब हम लोग ये कर रहे हैं कि इसलिए लोहे के स्तंभ का आयतन, लोहे के स्तंभ का आयतन बराबर क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसमें हम लोग बड़े बेलन का आयतन प्लस करने वाले हैं छोटे बेलन का आयतन। बड़े बेलन का आयतन प्लस हो जाएगा छोटे बेलन का आयतन। और बेलन के आयतन का फॉर्मूला आप लोग देख चुके हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे फिर से लिख देते हैं। बड़े बेलन का आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। तो इसमें हम लोग r जो है बड़ा वाला यूज करेंगे और h भी बड़ा वाला यूज करेंगे। फिर प्लस छोटे बेलन का आयतन जो है वो हम लोग पाई r स्क्वायर h, छोटा वाला r और छोटा वाला h यूज करेंगे। इसमें मान पुट करना है तो जो एक जैसी चीजें होती हैं उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो सिर्फ पाई पाई कॉमन होगा, क्योंकि r और h अलग अलग हैं, बड़ा और छोटा है, तो इसलिए पाई कॉमन ले लिया। यहाँ पे बड़ा r का स्क्वायर और बड़ा h प्लस यहाँ पे छोटा r का स्क्वायर और छोटा h। इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो पाई की जगह हम लोग यहाँ पे 3.14 रखेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है कि पाई बराबर जो है वो 3.14 लेना है। जब क्वेश्चन में नहीं लिखा होता है तो हम लोग 22/7 रखते हैं, और अगर क्वेश्चन में मेंशन हो कि पाई का मान 3.14 लेना है तो आप वही रखेंगे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, रिजल्ट आसानी से आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। बड़े r का मान जो है हमारे पास 12 है और ये स्क्वायर है, तो इसलिए 12 गुने 12 हो जाएगा। और गुने h का मान जो है हमारे पास, बड़ा h जो है वो आपका 220 सेंटीमीटर है।
फिर प्लस है, ये छोटा r का मान हमको दिया हुआ है 8 गुने 8 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में है, और इनटू आपका जो h का मान है वो 60 है। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए, बेसिक कैलकुलेशन आपका फिर से काम आएगा। यहाँ पे 3.14 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, ये 144 हो जाएगा, और फिर इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, देखो 144 को 22 से गुना करते हैं, फिर उस पर 0 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 8 8 2, फिर उसके बाद इसको 8 8 16 हासिल 1, 2 10 1 11 हासिल 1 3, ये हो जाएगा 3168 और उस पर 1 0, फिर प्लस हो जाएगा ये 8 8 64, 64 को 6 से गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 0, और ये 6 चौके 24 के 4 हासिल 2 और 6 चाहे 36, 2 38 इतना हो जाएगा। फिर आगे का कैलकुलेशन, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, थोड़ा सा ध्यान से लिख रहे हैं, 3.14 और ये दोनों ऐड होने वाला है तो इनटू कर देंगे, और इनटू करने के बाद ये दोनों जुड़ने के बाद कितना हो जाएगा, देखिए इकाई को इकाई से जोड़िए, दहाई को दहाई से, सैकड़े को सैकड़े से, तो 0 0 0 हो जाएगा। फिर 8 4 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा, 8 6 14 और 1 15 हासिल 1 हो जाएगा, फिर 3 1 4 और 1 5 और ये 3 के 3 रह जाएगा। इतना आया। इन दोनों को अगर गुना कर देते हैं तो ये मैं रिजल्ट यहीं पे लिखता हूँ, गुना करके कितना आने वाला है। इसको अगर आप गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 1153.2.8, यह रिजल्ट आपको आने वाला है अगर 3.14 को इतना से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे एक 0 आ रहा है तो पॉइंट के बाद 0 रहेगा तो हम लोग उसको छोड़ के चल रहे हैं, तो इसलिए ये फाइनल रिजल्ट जो है सेंटीमीटर क्यूब में ये मान रह जाएगा। तो हमको कुल सेंटीमीटर क्यूब में कितना मान है इस पूरे स्तंभ का ये पता चल गया, जो कि हम लोगों ने इसके आयतन से निकाला। उसके यूनिट को देख करके ये समझ लिया था कि क्यूब तो हमको सिर्फ आयतन ही देता है, इसलिए मैंने पूरे स्तंभ का आयतन ही निकाला, जो कि 2 बेलन से मिलकर बना हुआ था। तो इसलिए यहाँ लिखा था लोहे के स्तंभ का आयतन बराबर बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। मान रखने के बाद यह रिजल्ट आया। यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, और इस मान का यूज करके अब मैं द्रव्यमान को निकालने वाला हूँ, जो कि रिलेशन हमको दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। तो हम लोग 8 को इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे इरेज करके यहीं पे लिख देता हूँ। जो रिलेशन आपको दिया हुआ है उस रिलेशन को हम लोग यूज करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, बस बहुत सिंपल होता है। ये जूनियर क्लास का कंसेप्ट है कि अगर हमको कोई इस तरह का रिलेशन दिया हो कि 1 सेंटीमीटर, चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान बराबर दिया हुआ है 8 ग्राम, तो इसलिए हम लोगों को कितने सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो हमारा टोटल रिजल्ट यहाँ पे आया हुआ है, इसको लिखेंगे 111532.8 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान। हमको 1 का दिया हुआ है और हमको इतने सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो 1 का जितना वैल्यू होता है उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे जितने का निकालना है, जो कि है 111532.8, और ये जो टोटल रिजल्ट हमको आएगा वो हमारा ग्राम में होगा, क्योंकि इसका यूनिट जो है वो ग्राम में दिया हुआ है। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 दूना 16, 6 22 हासिल 2, 8 तिया 24, 2 26 हासिल 2, 8 पंचे 40, 2 42 हासिल 4, 8 इकाही 8, 4 12 के 2 हासिल 1, 8 इकाही 8 1 9 और 8 इकाही 8, ये हो गया। और इसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो इसमें भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट होना चाहिए, तो ये हमारा ग्राम में रिजल्ट आ जाता है। ये ग्राम में जो है बड़ा नंबर आ रहा है तो इसको हम लोग केजी में भी बदल सकते हैं, क्योंकि द्रव्यमान का जो मात्रक है वो ग्राम भी होता है और केजी भी होता है। अगर बड़ा रिजल्ट है तो इसको केजी में बदल देंगे, तो केजी में बदलने के लिए ग्राम को केजी में लाने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। तो ये 1000 के बदले अब क्या होगा, नीचे में 3 0 के बदले ये पॉइंट जो है 1 2 3 डिजिट आगे बढ़ जाएगा। यहाँ आ जाएगा ये पॉइंट 892.2624, और ये फाइनल रिजल्ट जो है हमारा
केजी में आ जाएगा। तो इस तरह से ये सारे कैलकुलेशन हम लोगों ने देखा और उसके बाद ये फाइनल रिजल्ट आ गया। हम लोग सारे क्वेश्चन को करते जा रहे हैं। क्या कंसेप्ट नजर आ रहा है सब में कि सब में हम लोग आयतन के फॉर्मूले को जोड़ दे रहे हैं। अगर कोई बड़ा फिगर 2-3 फिगर से बना हुआ है तो सबके आयतन को जोड़ते हैं, फिर उसके बाद मान पुट करते हैं, फिर उसके बाद हमारा बेसिक कैलकुलेशन काम आता है। अगर जिस बच्चे का बेसिक कैलकुलेशन अच्छा है तो वो सारे क्वेश्चन को बहुत आसानी से और खुद से अब वो बना सकते हैं, लेकिन जिसका बेसिक कैलकुलेशन थोड़ा प्रॉब्लम है तो उसको सीख लेना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे रिजल्ट आवें तो आपको यहाँ से जो भी वीडियोस देख रहे हैं तो उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपका थोड़ा बेसिक कैलकुलेशन में प्रॉब्लम भी है तो मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारे को डील कर रहा हूँ। आप उसको उसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपके वो सारे क्वेश्चन 100% तैयार हो जाएंगे और आप बोर्ड एग्जामिनेशन में उसको अच्छे से लिख पाएंगे, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स के क्लास 10th के सारे सिलेबस को कवर करने वाला हूँ 1 by 1 करके। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स आएँ तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाए और उसको देख करके आप इसका फायदा उठा सकें। ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे, जो कि इससे अगला क्वेश्चन है। ओके, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 लिख दिया है। अब इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। यहां तक का हम लोग फिगर बनाते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई ठोस आकृति है जिसमें ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। मतलब एक अर्धगोले पर कोई शंकु बना हुआ है, एक अर्धगोले पर कोई शंकु बना हुआ है। इस अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की भी त्रिज्या को दी हुई है, उसका मेजरमेंट दिया हुआ है। तो हम लोग फिगर बनाते हैं और उसमें जो जो मेजरमेंट दिया हुआ है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये फिगर जो है, यहाँ से यहाँ तक जो बातें लिखी हुई हैं कि एक शंकु और एक अर्धगोला है, दोनों की त्रिज्या जो है वो 60-60 सेंटीमीटर है। यहाँ देख सकते हैं शंकु की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और अर्धगोले की भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। तो हम लोग यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा पोर्शन जो है ये 60 सेंटीमीटर, हम लोग इसको दिया है में लिखेंगे। आगे देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा, इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। मतलब इस पूरे ठोस को किसी बेलन में पानी भरा हुआ है, उस बेलन में डाल दिया जाता है और बेलन का निचला पोर्शन जो होता है उसको ये नीचे का तली जो है टच करना चाहिए। तो ये कैसा फिगर हो सकता है? आगे देखें, बेलन का मेजरमेंट हमको क्या दिया हुआ है, पहले ये देखें। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, मतलब बेलन की भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, अर्धगोले की भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, इस शंकु की भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और बेलन की भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, मतलब बेलन की भी जो चौड़ाई होनी चाहिए ना वो इसी के बराबर है। मतलब बेलन की भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर ही है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसमें 3 फिगर बन रहे हैं तो ये सब जो है 60-60 सेंटीमीटर है। ये समझो यहाँ पे टच कर रहा है, ऐसा फिगर बनाना है। इसकी भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन में और क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, आगे बेलन कहाँ तक उठेगा ये हम लोग देखते हैं। बेलन की ऊंचाई जो है वो आपको 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो बेलन की ऊंचाई कहाँ तक जाएगी? आप देखो, इस शंकु की ऊंचाई आपको दी हुई है 120 सेंटीमीटर और उसके बाद यहां से अर्धगोले की त्रिज्या जो दी हुई है, चाहे आप इधर लो त्रिज्या चाहे आप इधर लो त्रिज्या, दोनों बराबर होता है और ये है 60 सेंटीमीटर। तो आप देखो तो यहां से लेकर के यहां तक कितना हो रहा है, 180 सेंटीमीटर हो रहा है और हमको बेलन की ऊंचाई भी 180 सेंटीमीटर दी हुई है। मतलब बेलन का जो ऊंचाई जाएगा वो यहां तक जाएगा, ये पूरा ऊपर नीचे तो टच किया ही किया और ये ऊपर वाले हिस्से को भी
टच करेगा, कुछ ऐसा फिगर बनेगा बेलन का, जो कि यहाँ पे इसकी त्रिज्या या व्यास को रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरह से ये बेलन बनेगा। मतलब ये पूरा ठोस आकृति जो था वो बेलन के अंदर जब रखा जाता है और उसके तली को छूता है तो ये इसका ऊपरी पोर्शन जो है बेलन के ऊपरी हिस्से को टच करेगा और निचला पोर्शन जो है बेलन की तली को टच करेगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेलन की जो कुल ऊंचाई दी हुई है वो 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हम लोग देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का शंकु की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई जो है वो 60 सेंटीमीटर है, तो ये कुल 180 सेंटीमीटर हो जाता है। तो इसमें हम लोगों को 3 फिगर दिया हुआ है, तीनों फिगर के अलग अलग मेजरमेंट दिए हुए हैं, लेकिन तीनों की त्रिज्या जो है वो 60-60 सेंटीमीटर है। आप देख लीजिए क्वेश्चन में यहाँ से यहाँ तक में सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जो वैल्यू हमको दी हुई है ये आगे लिखा हुआ है, हमको निकालना क्या है। तो यहाँ हमको दिख रहा है शंकु की त्रिज्या जो है वो 60 सेंटीमीटर है, फिर उसके बाद अर्धगोले की त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर है और बेलन की त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर है। उसके बाद फिर इसकी ऊंचाई जो है शंकु की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है, उसके बाद आपका ये बेलन की ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है। तो इन सारे इंफॉर्मेशन को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि दिया है आपको क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे बात हुई थी शंकु की, तो हम लोग लिखेंगे शंकु की h बराबर जो है आपको 120 सेंटीमीटर दिया हुआ है और r बराबर जो है आपका शंकु की त्रिज्या जो है वो 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यही त्रिज्या जो है वो अर्धगोले की त्रिज्या भी हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में सारी त्रिज्याएं जो है वो अर्धगोले की r बराबर ये भी 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम लोग बेलन के मेजरमेंट को लिखें तो बेलन की त्रिज्या आपको दी हुई है वो भी 60 सेंटीमीटर है, बेलन की r बराबर ये भी 60 सेंटीमीटर, लेकिन बेलन की जो ऊंचाई है वो कुल यहाँ से यहाँ तक जो है 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो हम लोग इसको भी h से नहीं, इसको स्मॉल h से हम लोग ऑलरेडी दिखा चुके हैं, तो इसको कैपिटल H से हम लोग दिखाएंगे और ये है 180 सेंटीमीटर। इस तरह से हम लोगों ने सबसे पहले जो भी मेजरमेंट दिया होता है उसको दिखा देना ज़रूरी होता है और उसके बाद हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब ये बेलन जो है वो पानी से भरा हुआ था, पहले इसमें पूरा पानी भरा हुआ था और इस भरे हुए बेलन में, पानी से भरे हुए बेलन में क्या किया गया, वो ठोस आकृति को रख दिया गया। तो जैसे ही भरे हुए बेलन में अगर आप किसी ठोस पदार्थ को डालेंगे तो उसका जितना स्पेस होगा, वो ठोस पदार्थ जितना जगह ले रहा है उतना पानी तो बाहर निकल जाएगा। तब उसके बाद उसमें कितना पानी बचेगा, हमको क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा। मतलब ये पहले पूरा पानी से भरा हुआ था बेलन, अब इसमें जो है ये ठोस आकृति जो कि अर्धगोला और शंकु से बना हुआ है इसको डाल दिया जाएगा, तो ये जितना जगह ले रहा है उतना पानी तो बाहर निकल जाएगा। अब उसमें कितना पानी बच जाएगा, तो सिंपल सा कंसेप्ट है यहाँ पे। पहले बेलन में कुल पानी कितना था और उसके बाद ये जो डाला गया पदार्थ है इस पूरे पदार्थ का आयतन कितना है। कुल पानी अगर मात्रा जाननी होगी तब भी हम आयतन निकालेंगे, बेलन का आयतन, और इस पदार्थ ने कितने पानी को बाहर निकाला ये जानने के लिए हम इस पदार्थ का, इस ठोस का जो है हम आयतन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट आ रहा है कि हमको जो इसमें शेष पानी बचेगा ना, वो पहले बेलन में कुल पानी का आयतन माइनस इस ठोस पदार्थ का आयतन, क्योंकि इस ठोस पदार्थ का आयतन जितना होगा उतना ही पानी बाहर निकल जाएगा। तो कितना बच जाएगा, कुल में से उतना पानी घट जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग फाइनल जो है रिजल्ट लिखेंगे, बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, जो कि हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है, बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, शेष बचे पानी का आयतन
कितना हो जाएगा, आप कंसेप्ट समझ सकते हो कि बेलन में पानी कितना बचेगा, उसमें कुल जितना था और जितना निकल गया, तो कुल में से निकले हुए पानी को माइनस कर देंगे। तो यहां पे इसलिए लिख रहे हैं बेलन में कुल पानी का आयतन, और इसमें से माइनस करना होगा किसका आयतन, कि ये ठोस आकृति का जितना आयतन होगा उतना माइनस करना होगा, क्योंकि ठोस आकृति का जितना आयतन होगा उतना ही पानी बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे करेंगे माइनस ठोस आकृति का आयतन। जो ठोस आकृति उसमें डाली गई है, यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, आकृति का आयतन, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है, दिखने लायक है, आप लोग इसको सीधा लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा जो है फाइनल रिजल्ट देगा कि बेलन में पानी बचा कितना भाई, तो कुल पानी जितना था उसमें से इस ठोस आकृति के आयतन के बराबर जो है पानी निकल जाता है, वही माइनस करके जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा। तो अब हम लोग इसके फॉर्मूले को लिखेंगे। बेलन में कुल पानी का आयतन जो है वो हम कैसे निकालेंगे, बेलन के आयतन के फॉर्मूले से, जो कि फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर, और बेलन के एच को हमने कैपिटल एच से रिप्रेजेंट किया है, और माइनस ठोस आकृति का आयतन क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो ये ठोस आकृति दो आकृति से मिलकर बना हुआ है, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो हम दो टर्म लिखने वाले हैं और यहाँ माइनस है, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे हम लोग स्मॉल एच का यूज करेंगे क्योंकि मैंने शंकु के ऊंचाई को स्मॉल एच से रिप्रेजेंट किया था। अब इसमें हम लोग बारी बारी से मान रखेंगे तो हमारा कैलकुलेशन जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। पाई की जगह आप लोग 22/7 रखेंगे। इसमें एक काम और कर सकते हैं जो मैं बार बार बोलता हूँ कि जैसे यहाँ पाई है, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, और आर 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 सबका तो सेम ही था, 60 था। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, लेकिन कॉमन लेने से पहले आपको क्या करना होगा, इस माइनस से इसको गुना करके ये ब्रैकेट खत्म करना होगा। तो एक स्टेप हम लोग और लिख लेते हैं, पाई आर स्क्वायर बड़ा वाला एच माइनस ये हो जाए 2/3 पाई आर क्यूब, और ये माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें मान रखने से पहले जो है जो कॉमन पार्ट है वो देख लीजिए। पाई तो सब में नजर आ रहा है और आर स्क्वायर यहाँ है, आर क्यूब यहाँ है, आर स्क्वायर यहाँ है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। इसमें बच जाएगा आपको कैपिटल एच माइनस यहाँ बच जाएगा 2/3 और एक आर यहाँ बच जाएगा, फिर माइनस 1/3 और यहाँ से पाई आर स्क्वायर यहाँ आ चुका है, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ स्मॉल एच बच जाएगा। अब हम लोग इसमें मान रखेंगे बारी बारी से, जो मान आपको दिया हुआ है देखिए यहाँ सबसे पहले पाई का मान तो हम लोग 22/7 रख देते हैं, फिर ये आर का मान सबके लिए 60 था, तो आर स्क्वायर है तो इसका मतलब 60 × 60 हो जाएगा। फिर ये ब्रैकेट कैपिटल एच का मान जो है 180 दिया हुआ था, इसलिए 180 रख दिया, और माइनस 2/3 इंटू फिर आर का मान जो है यहाँ पे 60 रख दिया जाएगा, और फिर माइनस 1/3 और इंटू एच का मान जो है आपको 120 दिया हुआ था, जो कि शंकु की ऊंचाई स्मॉल एच है, तो हम लोग यहाँ पे 120 रख देंगे। यहाँ पे नीचे में थोड़ा स्पेस कम बच रहा है, हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, इस साइड में करें या यहाँ पे करते हैं, ठीक है। अगर ये मिटाना पड़ेगा तो मैं मिटा दूंगा, आप लोग लिखना चाहते हैं तो इसको लिख लीजिए। यहाँ से कैलकुलेशन हम ऊपर ले जा रहे हैं, तो ये देखिए 22 × 60 कितना हो जाएगा, लिखते हैं तो 22/7 रहने दीजिए, और ये 60 × 60 जो है वो 3600 हो जाएगा, ठीक है। फिर ब्रैकेट आ जाएगा आपका 180 और उसके बाद हो जाएगा माइनस, ये हमारा कैलकुलेशन होना है, ये 3 से ऊपर वाला कट जाएगा, 3 दूना 6 मतलब 20 दूना 40 यहाँ पे बच जाएगा। फिर उसके बाद माइनस इस 3 से फिर ये कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 चौके 12 और यहाँ भी 40 बच जाएगा। तो ये देखिए कैलकुलेशन कितना आ रहा है, अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये 22/7 हो जाएगा और गुने 3600 हो जाएगा, और ब्रैकेट में ये 180 और माइनस 40 जो है वो 80 हो जाता है। अब इसको ब्रैकेट में
2 डिजिट बचे हैं तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो ये हमारा 22/7 और गुने 3600, और यहाँ पे फिर 180 में से 80 घट जाएगा तो गुने में 100 बच जाएगा। इसको अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा। यहाँ पे मैं इसको इरेज करने वाला हूँ क्योंकि वो रिजल्ट नीचे तक लिखने वाले हैं। देखेंगे अब आगे क्या हो सकता है। यहाँ से नीचे से 7 से कोई नहीं कटने वाला है, तो हम लोग सिंपली इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये कितना आता है, 22 को 36 से गुना करके देखिए कितना आता है। 36 को हम लोग 22 से गुना करते हैं तो 6 दूना 12 हासिल 1, 6 दूना 12 हासिल 1, 3 दूना 6, 1 7। फिर उसके बाद ये भी उतना ही आ जाएगा और इसको हम ऐड कर देंगे तो ये 97 हो जाएगा, मतलब 792। ये तो सिर्फ इन दोनों डिजिट का आया है और यहाँ पे 2 0 था, ये भी रह जाएगा, और फिर यहाँ पे 2 0 था, ये भी रह जाएगा। मतलब इन ऊपर वाले का हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो इतना आया और नीचे में 7 हो जाएगा। ये यूनिट हमारा जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, क्योंकि हम लोग पानी का आयतन निकाल रहे थे, मतलब कि बेलन में पानी कितना बचा हुआ है वो निकाल रहे थे, जो कि आयतन से पता चलता है उसके स्पेस का कैपेसिटी कितना है, तो इसलिए ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आ जाता है। लेकिन इसका आंसर जो है वो आपके मीटर क्यूब में दिया हुआ है। तो आप देखो सेंटीमीटर क्यूब को अगर मीटर क्यूब में बदलना है तो क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होता है तो नीचे में 100 देते हैं, तो ये एक बार अगर देंगे तो ये 1 सेंटीमीटर जो है मीटर में आएगा। लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर कितनी बार है, 3 बार है सेंटीमीटर क्यूब, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 3 बार 100 से डिवाइड करेंगे, नीचे में 3 बार 100 लिखना होगा। ये बेसिक तरीका है यूनिट को चेंज करने का। अब हमारा रिजल्ट क्या आ सकता है, देखिए ये 2 0 से यहाँ के 2 0 को कैंसिल कर दीजिए, यहाँ के 2 0 से यहाँ के 2 0 को कैंसिल कर दीजिए, तो अब आपके पास कितना बच रहा है, आपके पास बच रहा है ऊपर में 792 और नीचे में जो बच रहा है वो 700 बच रहा है। तो ये आपका मीटर क्यूब में रिजल्ट हो जाएगा। आपका आंसर ऐसा हो सकता है, या इसको 700 से डिवाइड करने पर ये पॉइंट में आ जाता है, तो हम लोग उसको भी फाइंड कर ही लेते हैं। 700 से डिवाइड कर देते हैं 792 में, तो यहाँ पे 700 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो हमको 700 आ जाएगा, तो यहाँ पे घटाने पर 2 और 9 बच जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद पॉइंट दे देंगे, पॉइंट के बदले यहाँ पे 0 दे देंगे, 920 है तो 700 का पहाड़ा एक ही बार पढ़ेंगे और उसके बाद हो जाएगा ये 700, और इसको फिर घटाएंगे तो 0 2 और यहाँ पे बच जाएगा आपका फिर से 2। ये छोटा है 700 से, डिवाइड नहीं लग रहा है, तो इसी पॉइंट के बदले हम लोग यहाँ पे 0 दे देंगे। अब 700 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे तो 2200 आएगा या उससे कम, तो 7 तिया 21, मतलब इतनी बार पढ़ लेंगे तो ये 2100 हमारा आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 100 बच जाएगा। तो आप इतना रिजल्ट ले सकते हैं, या इसके आगे अगर लेते हैं तो फिर से एक 0 दे दीजिए पॉइंट के बदले, तो 1000 हो गया, तो 7 एका ही 7, 700। मतलब ये हमारा फाइनल रिजल्ट जो है पॉइंट में 1.131 मीटर क्यूब हमारा रिजल्ट आ जाता है। ये मान जो है हमको क्या आया है, तो इसमें जो पानी की मात्रा बच गई है मीटर क्यूब में, हमको वो रिजल्ट आया। हालांकि पानी की मात्रा जब हम ज्ञात करते हैं तो वो लीटर में होता है, लेकिन आपके बुक में जो है आंसर मीटर क्यूब में ही दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग इसको मीटर क्यूब में फाइनल आंसर देखते हैं। ये हमारा आंसर है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे रफ मैंने कर दिए थे। ओके, तो मैंने यहाँ पे सारे स्टेप दिखाए कि कोई भी कैलकुलेशन हमको कैसे आता है। डायरेक्ट मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, हम लोगों को बहुत सारे मान याद होते हैं कि कितना को गुना करने पर क्या आने वाला है, लेकिन मैं यहाँ पे कर करके इसलिए बता रहा हूँ कि आपका कोई भी कंफ्यूजन ना बचे, आप स्टेप बाय स्टेप सारे कैलकुलेशन को सीख सकें। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 8 लिख दिए हैं। अब इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा, फिर से ये इतना लंबा क्वेश्चन आ गया है, इसमें एक्चुअल में इस चैप्टर में सारे क्वेश्चन जो है ऐसे ही लॉन्ग क्वेश्चन है, हमको बहुत ध्यान से समझना होता है और उसके अकॉर्डिंग फिगर बनाना होता है। देखेंगे क्वेश्चन कह रहा है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। इस बात को अगर हम फिगर में ड्रॉ करें तो क्या बन सकता है, गोलाकार कांच का बर्तन है, मतलब गोलाकार कांच का बर्तन हो गया। अब बोल रहा कि
एक बेलन के आकार की गर्दन है, मतलब ये जो बर्तन होता है इसका गर्दन क्या माना जाता है? गर्दन का मतलब इसके ऊपर में इस तरह का जो है बेलनाकार शेप बना हुआ है, जैसे पानी का घड़ा होता है ना, उसी तरह का ये बर्तन है। मतलब इसका ये पोर्शन जो है वो बेलनाकार है और ये पोर्शन जो है ये पूरा गोलाकार है। यही क्वेश्चन में फिगर जो है हमारा बनेगा इस दिए गए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये बेलनाकार और ये पोर्शन गोलाकार, इसमें जो है ये पोर्शन यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये खाली रहेगा, तभी तो इसमें कोई पानी भरना है या कुछ भी भरना है तो भराएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा यही फिगर है कि गोलाकार कांच का बर्तन है और उसका गर्दन जो है वो बेलन के आकार का है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। किसकी? गर्दन की। मतलब इस बेलन की ये जो लंबाई है, मतलब ऊंचाई हम लोग कह सकते हैं इसको, ये हमारा 8 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। आगे देखेंगे इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है। और व्यास 2 सेंटीमीटर है, तो व्यास किसका? इसका बेलनाकार भाग का। यहाँ पे लिखा हुआ ना गर्दन है और उसके बाद ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि उसकी ऊंचाई जो है वो 8 सेंटीमीटर है और व्यास जो है 2 सेंटीमीटर है। तो ये व्यास जो है हमारा 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हम लोग इसको लिखेंगे, ये पूरा मान दिया हुआ है। आगे है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। तो गोलाकार भाग जो है हमारा ये पोर्शन है, तो इसका व्यास जो है कौन होगा? ये होगा इसका व्यास। ये हमको दिया हुआ है 8.5 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या नहीं। यहाँ पे हम लोग इसके व्यास को रिप्रेजेंट करते हैं गोला के। आगे है, इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब कोई बच्चा है, उसने इस बर्तन में कितना पानी आ सकता है यह मापा, तो उस बच्चे को इस बर्तन का आयतन जो है वो 345 सेंटीमीटर क्यूब आया हुआ है। किसी बच्चे ने ये मेजरमेंट निकाला है जो उसके हिसाब से 345 सेंटीमीटर क्यूब इस बर्तन का आयतन आया है, मतलब इसमें इतना पानी भरा जा सकता है। आपको बोल रहा जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। मतलब उसने जो इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब लाया है, तो उस बच्चे का आंसर सही है या नहीं आपको बताना है, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई बराबर 3.14 आपको लेना है। सिंपल सा क्वेश्चन है इसमें कि कोई बच्चा जो है इस बर्तन का आयतन ऑलरेडी निकाल के दे दिया है आपको और आपसे पूछा जा रहा है कि उसका आंसर सही है या नहीं है। तो आप कैसे जानेंगे कि वो सही निकाला है या नहीं निकाला है? आप इस बर्तन का खुद से आयतन निकाल लीजिए। अगर आपका रिजल्ट भी इस बच्चे के बराबर आ जाता है तो कहेंगे कि वह बच्चा सही मान निकाला था, उसका उत्तर सही था। और अगर उस बच्चे का मान आपके मान से अलग आ जाता है तो आप कहेंगे कि वह बच्चा गलत मान बताया था, उसका उत्तर सही नहीं था। ठीक है, इसमें जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि जो मापन है वो आंतरिक मापन है, मतलब मेजरमेंट जो है अंदर से लिया गया है, जो भी व्यास है वो अंदर वाले हिस्से का दिया गया है। ठीक है, इसकी मोटाई को, जो बर्तन है ये जिस चीज का भी बना हुआ है, इसकी मोटाई को निग्लेजेबल माना गया है, इसका कोई माप नहीं दिया गया है। सबसे पहले हमको दिया हुआ है कि बेलनाकार गर्दन जो है उसकी लंबाई, तो यहाँ पे इस फिगर में हमको दिया है, में लिखाएगा बेलन की, दिया है बेलन की एच बराबर, जो कि उसकी लंबाई क्वेश्चन में लिखी हुई है, लेकिन हम लोग लंबाई को ऊंचाई कहेंगे। बेलन की एच बराबर है आपको 8 सेंटीमीटर। उसके बाद व्यास दिया हुआ है बेलन का, आप देख लीजिए मैंने उसमें रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये पूरा जो है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग जैसे ही व्यास देखते हैं तो हम क्या निकालते हैं? आर का मान निकाल लेते हैं, जो कि व्यास के मान का आधा होता है। ये कटने के बाद आपको 2 एकम 2 1 सेंटीमीटर आ जाता है। उसके बाद जो है हमको इस गोलाकार भाग का व्यास दिया हुआ था, तो हम लोग लिखेंगे गोले का व्यास, गोले का व्यास बराबर आपको दिया हुआ है 8.5 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग इस व्यास से त्रिज्या निकाल लेंगे, तो हम इसको आर से रिप्रेजेंट, या इसको आर से रिप्रेजेंट कर चुके हैं स्मॉल आर से, तो इसको हम लोग कैपिटल आर से हम लोग दिखाएंगे
तो ये हो जाएगा हमारा व्यास का आधा बट्टा में 2 दे दिया जाएगा। और ये कैलकुलेशन कितना आएगा, आप ऐसे भी रहने दे सकते हो क्योंकि हमको फाइनली इसका मान रखना है या इसको और सिंपल फॉर्म में लाना है, तो आप ऐसे रख दो, पॉइंट उड़ा के नीचे में 0, 20 हो जाएगा, 5 से इसको काट दो, 5 एक कम 5, 5 सत्ते 35 और 5 चौके 20, तो ये हमारा जो है 17/4 आ जाएगा और ये सेंटीमीटर में रहेगा। ये हमारा गोले का, बड़े वाले गोले का जो है त्रिज्या का मान आया है 17/4। इसको हम लोग फॉर्मूले में जब मान रखना होगा तो हम लोग इसको रखेंगे। अब देखिए, हमको इस पूरे बर्तन का अगर आयतन जानना है तो इसमें 2 पार्ट है, एक जो है वो ऊपर में बेलनाकार भाग है और नीचे में गोलाकार भाग है। तो मैंने बताया हुआ है किसी भी बर्तन में अगर 2-3 फिगर से बना हुआ बर्तन है तो हम उस बर्तन का कुल आयतन जानेंगे तो वो सारे पार्ट के आयतन को प्लस किया जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कैसा लैंग्वेज यूज करेंगे कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब उस बच्चे ने निकाला था, तो अब हम लोग निकालेंगे। इसलिए बर्तन का आयतन, और वो बर्तन जैसा भी है वो आप देख रहे हो, बर्तन का आयतन कौन कौन से फिगर से मिलकर बना हुआ है, तो हम लोग देख रहे हैं कि बेलन के आयतन और प्लस बेलन का आयतन और प्लस कर दिया जाएगा गोले का आयतन। अब यहाँ पे हम लोग इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे और मान रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे। बेलन के आयतन का फॉर्मूला जो है πr²h हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, सब मान देख लीजिए। h को हमने स्मॉल h से रिप्रेजेंट किया है और प्लस गोले का आयतन जो है वो हो जाएगा 4/3 πr³। तो यहाँ पे गोले की त्रिज्या जो है r जो है वो हमने कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया है। अब इसमें हम लोग कॉमन ले सकते हैं, पाई को कॉमन ले लीजिए, और कुछ तो कॉमन नहीं है क्योंकि ये स्मॉल r है, ये कैपिटल R है, तो पाई को कॉमन ले लेते हैं सिर्फ, तो यहाँ पे r² h बच जाएगा और यहाँ पे 4/3 और यहाँ पे कैपिटल R³ बच जाएगा। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे स्पेस कम पड़ सकता है तो हम लोग उधर साइड में भी लिख लेंगे। यहाँ पे पाई की जगह पे क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि 3.14 लेना है, 3.14 ब्रैकेट में जो है r का मान, स्मॉल r का मान जो है 1 है, तो 1 × 1 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, इंटू h का मान जो है आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, फिर प्लस यहाँ पे 4/3 हो जाएगा और इंटू r³ मतलब बड़ा वाला r का जो मान है 17/4, 17/4, 17/4 3 बार लिखाएगा क्योंकि r³ है, तो इसलिए हम लोग 17/4, 17/4 3 बार लिखेंगे। अब नीचे में स्पेस कम बच रहा है तो हम इस मान को यहाँ पे लिखने वाले हैं। देखेंगे अगला कैलकुलेशन क्या आ जाएगा। ये 3.14 तो रहेगा, आराम से करना है, सारे स्टेप बाय स्टेप समझने हैं कि ये रिजल्ट कितना आने वाला है। और उसके बाद ब्रैकेट है यहाँ, फिर 1 × 1 × 8 है तो ये 8 हो जाएगा, 8 का ही 8 होता है। फिर यहाँ पे कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर में 4 है और नीचे में 4 है, ये सब मल्टीप्लाई में है तो आप 4 से 4 को कैंसिल कर सकते हो। नीचे में 3 है लेकिन 3 से कोई कटने वाला है नहीं, तो अब हमारे पास 17 × 17 × 17 बचा और नीचे में 3 × 4 × 4 बचा। तो ये नीचे में जो है 4 चौके 16, 16 48 हो जाएगा, प्लस में 16 48 नीचे में आ रहा है, लेकिन ऊपर में क्या आ रहा है 17 × 17 का मान लिख दीजिए। ये सब फिक्स मान होते हैं, 17 × 17 × 17 तो ये हो जाता है हमारा 49 13। ठीक है, आप इसको गुना करेंगे 17 × 17 × 17 तो आपको इतना ही रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कैलकुलेशन, 3.14 और इन दोनों को जोड़ने के लिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 देके इसको बट्टे पर का जोड़ बना लीजिए तो 48 हो जाएगा। 1 से 48 में डिवाइड करेंगे तो 48 आ जाएगा। 48 को 8 से गुना करेंगे तो 8 × 8 64 के 4 हासिल 6 और 8 चौके 32 और 6 38 हो जाएगा। और फिर प्लस यहाँ पे 48 इकाई 48, 1 को ऊपर वाले से गुना करेंगे तो उतना ही यहाँ पे उतर जाएगा। आगे इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3.14 और ये मल्टीप्लाई का साइन दे देगा ब्रैकेट क्योंकि ये दोनों जुड़ने वाला है, ये जोड़ के लिख दीजिए। 4 3 7 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, 9 3 12 के 2 हासिल 1 और ये 5 और नीचे में जो है हमारा 4 8 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको फाइनल रिजल्ट जो है 346.51 आ जाएगा।
ये सेंटीमीटर क्यूब में आपका रिजल्ट हो जाएगा। मतलब इसको डिवाइड कर दीजिए और जो आएगा पॉइंट में फिर उसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 346.51 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो अब आप अपने उत्तर को, जो आपको सेंटीमीटर क्यूब में रिजल्ट आया है, उस बच्चे के उत्तर से मैच कर लीजिए। अगर दोनों मैच करता है तो आप कह देंगे कि वह बच्चे का उत्तर सही था, अगर मैच नहीं करता है तो कह देंगे कि उस बच्चे का उत्तर गलत था। तो हम लोग देख रहे हैं कि उस बच्चे को 345 सेंटीमीटर क्यूब आया था, जबकि हमको 346.51 सेंटीमीटर क्यूब आता है। तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे कि उस बच्चे का उत्तर गलत था। यहाँ पे लिख दिया जाएगा, फाइनल रिजल्ट जो है हमारा आ गया, उस बच्चे का उत्तर गलत था। तो ये हमारा फाइनल आंसर जो है इस क्वेश्चन के लिए हो जाता है कि वह बच्चा गलत था। तो यहाँ पे हम लोगों ने 1 बाय 1 करके इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को कर लिया। मैंने देखा कि इसमें सारे फॉर्मूले यूज हुए हैं। आप लोगों ने अगर वो फॉर्मूला पहले से याद किए हुए थे तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं भी किए हुए थे तो इस वीडियो में अब जितने भी फॉर्मूले यूज किए गए हैं उन सबको कॉपी में नोट डाउन कर लें और उसको याद कर लें, ताकि आप भी इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकें। इससे रिलेटेड कोई दूसरे तरह का भी फिगर आता है तो आप सारे फॉर्मूले अगर याद रखे रहते हैं और आपका बेसिक कैलकुलेशन अच्छा होता है तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके अगले एक्सरसाइज मतलब 13.3 को डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि उसका भी सारा वीडियो आप देख पाओ, उसमें भी जो कैलकुलेशन है वो आप सीख पाओ, तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और उसको देख करके आप उसका बेनिफिट उठा सकें। ओके, थैंक यू सो मच।